आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक अपने सॉल्यूशंस देखेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक 25 क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रखा है। अब 26 क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले आपको इस सवाल में क्या कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके सामने ये कंपाउंड्स हैं और अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये कंपाउंड्स जो हैं वो एल्काइल हैलाइड एक तरीके से है ना। एल्काइल ग्रुप यहाँ पर वेरी हो रहा है और यहाँ पर हैलाइड एज अ क्लोराइड प्रेजेंट है। और आपको क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ये सवाल अपने आप में थोड़ा सा अच्छा सा सवाल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सवाल ना पूछकर थोड़ा इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल बोले तो NO- जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो कहीं ना कहीं सामने आपके पास जो स्पीसीज होगी वो कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और यहीं से मेरे दिमाग में एक बात आ चुकी है कि जो आपके पास क्लोरीन है, इन क्लोरीन को हटाओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर डेवलप होगा, इस क्लोरीन को भी हटाओगे यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर आएगा, इस क्लोरीन को हटाओगे यहाँ पर भी पॉजिटिव सेंटर आएगा, और अगर इस क्लोरीन को हटाओगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव सेंटर आएगा। इस लाइन को जब मैंने पढ़ा तो इस लाइन से मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है, जहां पर न्यूक्लियोफाइल के प्रति बतानी है, तो पक्की बात है सबस्ट्रेट में वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रही होगी, तो वो आपके पास आ चुकी है कार्बोकैटाइन। अब कहीं ना कहीं ये जो सवाल है वो सवाल कन्वर्ट हो चुका है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन में। अब आपको अच्छे से पता है थंब रूल, यदि कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या है, इसमें कार्बोकैटाइन, यदि कोई रिएक्शन किसी रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर गुजरता है, यदि बनने वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वहां से दो बातें निकलती हैं, एक तो वहां से रिएक्शन फास्ट भी होगी और उससे प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा या फिर मेजर बनेगा। तो वही कहानी यहां पर चल रही है। यदि मैं इन सभी कार्बोकैटाइन में रेट की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूंगा, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रही होगी, वहीं पर सबसे ज्यादा रेट भी रहा होगा। तो आपके पास जो ये कार्बोकैटाइन बना है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था तो उससे बना है। आपके पास ये जो कार्बोकैटाइन बना है ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था उससे बना है ना। ये बात तो आपको पता है। इनकी कार्बोकैटाइन की मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता रहा, ये जिस कार्बन से बने हैं उसकी मैं हाइब्रिडेशन बता रहा हूं। ऐसे ही यह जो बना था ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से एक तरीके से बना था, और यह जो बना है ये आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बना है। तो एक बात तो आपको अच्छे से समझ में आती होगी कि परसेंट S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसमें परसेंट S कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम रही होगी। तो यहां पर sp की सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, फिर sp2 की सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, और फिर sp3 की सबसे कम नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है। तो इनडायरेक्ट वे में मैं ये कह सकता हूं कि इसकी पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या रही होगी, ज्यादा। इसकी पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या रही होगी, ज्यादा। तो कहने का मतलब यहां से डायरेक्ट आ रहा है कि फोर्थ वाला आंसर सबसे लास्ट में जाएगा। तो आप सबसे पहले इसमें ऑप्शन मैच कर लो एक बार, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि फोर्थ वाला सबसे लास्ट में जा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। उसके बाद सेकंड वाला आएगा, तो फोर्थ से पहले सेकंड वाला, तो यहां पर ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो आंसर निकालने की बात हो तो आप थोड़ा सा अपने एफर्ट्स लगा के आंसर लेके आ सकते हो। अब अगर मैं इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो आपको पता है यहां पर आपके पास क्या लग रहा है, प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइन है, वहीं पर यहां पर आपके पास क्या लग रहा है, प्लस H और प्लस I लग रहा है। और आपको पता है रेजोनेंस फैक्टर मच डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव से। तो ओवरऑल यहां पर जो आंसर आएगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगा थर्ड, जो ये वाला लिखा हुआ है, उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास सेकंड आ जाएगा, और फिर फोर्थ। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी सवाल आपसे डायरेक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर ना पूछकर इनडायरेक्ट वे में उसको किसी रिएक्शन के साथ जोड़ देते हैं और इस तरीके से पूछ लिया जाता है। समझ में आ चुका है ये सवाल एकदम अच्छे से। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव किया जाए तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, इन विच कॉन्फर्मेशन 2 अमीनो इथेनॉल इज मोस्ट स्टेबल। देखो यहां पर जो बात हो रही है वो कॉन्फर्मेशन की हो रही है, और कॉन्फर्मेशन बोले तो यहां पर मेरे दिमाग में एक ही आ रहा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। कॉन्फर्मेशन की जब भी बातें करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में बातें करते हैं, तो मुझे यहां पर सबसे पहले 2 अमीनो
एथेनॉल का न्यूमान प्रोजेक्शन बनाना है। अब अगर मैं न्यूमान प्रोजेक्शन बना रहा हूं तो जरा ध्यान से देखना किस तरीके से मैं इसका न्यूमान प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने वाला हूं। 2 अमीनो एथेनॉल, एथेनॉल मतलब 2 कार्बन है एथ, यहां पर आप लगा दो NH2 और यहां पर आप लगा दो OH और यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H रहा होगा। अब थोड़ा सा हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, इसको मैं मान लेता हूं थोड़े समय के लिए फ्रंट कार्बन, इसको मैं थोड़े समय के लिए मान लेता हूं फ्रंट कार्बन और इसको मैं थोड़े समय के लिए मान लेता हूं रियर कार्बन, क्योंकि न्यूमान प्रोजेक्शन में सारा का सारा खेल किसका चल रहा है, फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन का। जब मैंने फ्रंट और रियर कार्बन मान लिया तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, जरा देखना। फ्रंट कार्बन पे मैं यहां तो सबसे पहले एक NH2 लगा दूंगा, उसके बाद यहां पर मैं एक H लगा दूंगा और यहां पर मैं H लगा दूंगा। और अगर मैं बैक कार्बन को ड्रॉ करता हूं तो ऐसे ड्रॉ करता हूं, यहां पर मैं आपके पास OH लगा दूंगा, यहां पर मैं H लगा दूंगा और यहां पर मैं H लगा दूंगा। ऐसे आप इसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बना सकते हो, जिसमें आपको एंटी स्टैगर्ड दिख रहा होगा, इक्लिप्स दिख रहा होगा, पार्शियली इक्लिप्स दिख रहा होगा और स्क्यू दिख रहा होगा। स्क्यू बोले तो एक तरीके से गॉज कहा जाता है, जो कि आपके पास एंटी स्टैगर्ड और कहीं ना कहीं इक्लिप्स के बीच में रहा होता है। ठीक है, मतलब जब आप 60 डिग्री से रोटेशन करते थे तब जाके पास आपके पास आता था ये सब कुछ इस तरीके से। अब यहां पर ये जो फॉर्म मैंने बनाई है, ये फॉर्म ज्यादा स्टेबलाइज इसलिए है क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन लगेगा और ऑक्सीजन है, इनके बीच में क्या हो जाएगी, एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आपने अगर कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ा है तो असली में जो आपके पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एंटी स्टैगर्ड की, मानते हो इस बात को, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एंटी स्टैगर्ड की। उसके बाद होती है गॉश या फिर जिसी को हम कहते हैं स्क्यू स्टैगर्ड, है ना, यही कहते हैं एक तरीके से। उसके बाद होती है आपके पास पार्शियली इक्लिप्स, उसके बाद होती है आपके पास पार्शियली इक्लिप्स और फाइनली आपकी सबसे कम स्टेबिलिटी होती है इक्लिप्स, क्योंकि इक्लिप्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन वगैरह वन डर वाल स्ट्रेन वर्क कर रहे होते हैं, इसलिए सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर वर्क करता है तो इन दोनों में आपस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जा रही है इस वजह से। तो आपका यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, स्क्यू फॉर्म। स्क्यू फॉर्म की स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बाकी फॉर्म। नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वहां पर क्या होता है, एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि डायहेड्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जहां पर कम से कम टॉर्सनल स्ट्रेन होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर वर्क करेगा तो आपको ध्यान रखना है स्क्यू या फिर गॉश फॉर्म लिखा होगा तो आप उसको प्रायोरिटी दे दोगे। तो ये भी सवाल एक बेहतरीन सवाल था, सब प्रीवियस ईयर के सवाल है, यूपी पीजीटी 2004 में आया हुआ है और इस तरीके से आंसर होने वाला है। ऐसे ही 4 कार्बन के साथ कुछ बना के दे सकता है, ब्यूटेन वाले में, डेरिवेटिव में बहुत फेमस सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इनटू ऑप्टिकल आइसोमर। ये थोड़ा एक बेहतरीन सवाल है कि आपको ये बताना है कि कौन स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर रहा है, इतना पूछा गया आपसे। 2 ऑप्टिकल आइसोमर में फाउंड करने का मतलब है यहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा है। तो अब आखिरकार स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा ये पता कैसे चलेगा, ये हमें पता चलेगा, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पहले बना लो। अब अगर मैं इन सभी के स्ट्रक्चर बनाता हूं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्राइमिथाइलअमीन। तो आप ट्राइमिथाइलअमीन को कुछ ऐसे बना लो, N यहां पर CH3 और यहां पर CH3 और यहां पर लोन पेयर। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से, इस तरीके से कर लोगे। ऐसे ही ट्राइफिनाइलअमीन का स्ट्रक्चर बना लो, यहां पर N, यहां पर PH आ जाएगा, यहां पर PH आ जाएगा, यहां पर लोन पेयर आ जाएगा और यहां पर PH आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं N, डाइमिथाइल एनिलीन की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर लोन पेयर। कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ चुका है। अब देखो ट्राउजर स्पेस दिया है, जो लोग अधिकतर लोग होंगे वो ट्राउजर स्पेस के बारे में जानते नहीं होंगे, तो कभी कभी कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जहां पर आपका बस नहीं चलता है। लेकिन अगर आपको बाकी तीनों के बारे में बहुत अच्छा आइडिया होगा तो इसका अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप इसको टिक कर सकते हो, जिससे बात को समझो। मैं यहां पर समझाना चाहता हूं, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि यदि आपके पास यहां पर इस तरीके से N R R, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है,
तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको इस तरीके से अम्ब्रेला फ्लिपिंग देखने को मिलती है। मतलब जो लोन पेयर पहले ऊपर की तरफ था वो लोन पेयर अब नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा R1, यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा R3। मतलब यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है उसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला फ्लिपिंग, या फिर इसी को हम बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन। दोनों ही नाम इसी के होते हैं। तो जहां पर ये लोन पेयर क्या है, एक तरीके से डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, अवेलेबल नहीं है। अब ये जो कहानी होती है इसके बीच में एक स्ट्रक्चर ऐसा आएगा जो कि क्या होगा, आपके पास प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसके बीच में, और उस प्लेनर स्ट्रक्चर में आपको क्या मिल जाएगा, स्लाइस कट मिल जाएगा, मतलब आपको पीओएस मिल जाएगा। और यदि आपको वहां पर पीओएस मिल जाएगा इसका मतलब है कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो कहानी है, ये कहानी इसमें भी लग रही है, ये कहानी इसमें भी लग रही है, और ये कहानी इसमें भी लग रही है। तो ये तीनों ही आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, कहीं ना कहीं ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ट्रोजर्स बेस की बात करता हूं, जरा ध्यान से देखना, इस वाले केस में आपको क्या डिफरेंट मिलने वाला है। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ऐसे और कुछ ऐसे। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ME, फिर यहाँ पर ME और फिर यहाँ पर ऐसे। ये होता है आपके पास ट्रोजर स्पेस। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये जो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो लोन पेयर है ये वाला अम्ब्रेला फ्लिपिंग या फिर पिरामिडल इन्वर्जन नहीं दिखा पाता, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इस बार क्या है, रिजिड सिस्टम है, और इसके पास चारों तरफ क्या है, एक तरीके से 4 डिफरेंट वैलेंसी है। तो कहीं ना कहीं इस रिजिड सिस्टम होने के कारण अम्ब्रेला फ्लिपिंग बंद हो चुकी है, उसके होने के कारण यहाँ पर आपको पिरामिडल कायरलिटी, फिर से सुनो, पिरामिडल कायरलिटी देखने को मिलती है। कौन सी कायरलिटी देखने को मिलती है, पिरामिडल कायरलिटी देखने को मिलती है। इतनी बात आपको यहां पर एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब ओवरऑल अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो हमारे पास 4th वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये अपने 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स में एग्जिस्ट करेगा, बाकी तीनों नहीं करेंगे, क्योंकि उन तीनों में अम्ब्रेला फ्लिपिंग या फिर पिरामिडल इन्वर्जन लग रहा है, जिसकी वजह से वहां पर वह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहे हैं। तो एक अच्छा सवाल था, इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ऐसे ही सवाल कुछ आ सकते हैं जहां पर अगर आप अटक सकते हो, तो बाकी ऑप्शंस को पहले देख लिया करो। अगर कोई ऑप्शन जिसका नहीं जानते हो, ट्रोजर्स के बारे में आप नहीं जानते थे, जरूरी नहीं कि इस पर आप अटक जाओ और इसी पे दिल लगा लो, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन HBr इज हेडेड टू एलाइल ब्रोमाइड। चलो पहले मैं एलाइल ब्रोमाइड लिख देता हूं। एलाइल ब्रोमाइड कैसा होता है इसको देखना जरा ध्यान से। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2Br। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको कॉमन नेमिंग के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, है ना। ये जो ग्रुप होता है, इसी ग्रुप को हम कहते हैं एलाइल ग्रुप, और यहां पर ये आ गया ब्रोमाइड। अब एलाइल ब्रोमाइड के सामने क्या दिया हुआ है, आपके पास HBr दिया है पोलर सॉल्वेंट में, जहां पर क्या है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। कहने का मतलब अपने आप बोल रहा है यहां पर पेरोक्साइड नहीं है। इन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोपेन पहले हमने बना लिया, यहां पर हमने Br लगा लिया, यहां पर हमने Br लगा लिया, तो यहाँ पर आपके पास CH2 था, तो यहाँ पर पक्की बात है H आया होगा, यहाँ से Br, और ये तो पहले से था ही, ये H था और यहाँ पर CH2 था। मतलब यहाँ पर ये दोनों चीजें क्या हुई हैं, नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, ये दोनों चीजें यहाँ पर नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। अब सवाल क्या पूछा गया, जरा ध्यान से सुनो, ये तो आपके पास अभी तक सवाल है। अब पूछा क्या गया है, द इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिएक्शन इज, मतलब यहां से इसके साथ रिएक्शन करने के बाद जब ये बना है तो इसके लिए कौन सा इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो बात को समझो, अगर मैं यहां पर आपसे थोड़ी सी बात करूं तो यहां से आपके पास क्या आया होगा, इस जगह से H+ आया होगा, और आपको पता है सामने क्या है, डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के साथ यहां पर इस H+ के साथ क्या लगा होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा होगा। रिस्पॉन्सिबल है क्या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो एक मतलब नेसेसरी कंडीशन है जो स्टार्टिंग में होने ही वाली है। क्या रिस्पॉन्सिबल होगा इसको हम समझते हैं। जब आपने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाया तो आधे लोग तो अपना आंसर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करके आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऐसे कर जाने से आपके पास अब ऐसा आ जाएगा, CH3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH+,
यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2, यहाँ पर Br। आपके पास कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसकी स्टेबिलिटी किस बात पर निर्भर कर रही है? ये जो कार्बोकेटाइन है क्या इस ग्रुप की वजह से, इसकी वजह से? तो हम देखेंगे यहाँ पर जो CH3 है उसके 3 अल्फा H है और 3 अल्फा H की वजह से एक तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और साथ में इस CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है और रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जा रहा है इसी तरीके से। अब यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हैं, इंडक्टिव भी दिया है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दिया है, मीजोमेरिक इफेक्ट भी दिया है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों को तो आप काट दो, मीजोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक को तो काट दो। इलेक्ट्रोमेरिक कभी भी रिएक्शन को गवर्न नहीं कर सकता, उस पर डिपेंड नहीं हो सकता, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। हो रहा है वो रिएक्शन में, एक्सटेम में वो बात अलग है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब आता है इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि जब मैंने आपको जीओसी पढ़ाई थी तो जीओसी मैंने आपको क्या बोला था, एक प्रायोरिटी ऑर्डर बोला था। उसमें मैंने आपको ये बोला था कि सबसे पहले आपको रेजोनेंस यदि लग रहा हो तो, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन यदि लग रहा हो तो, और फाइनली इंडक्टिव इफेक्ट। ये था आपके पास, इस तरीके से सोचना था। अब आपके पास इस वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, तो यहां पर किसको प्रायोरिटी दे दोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन को। इंडक्टिव यहां पर क्या हो जाएगा? गलत। तो इसके लिए जो इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है इस रिएक्शन के लिए वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। आपके पास ये लिस्ट 1 दी है और यहां पर आपके पास लिस्ट 2 दी है। यहां पर आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं और यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में जानकारी दी है। तो सबसे पहले आपको मीथेन बोला है, तो मीथेन को हम बना लेते हैं। कुछ ऐसा होता है मीथेन CH4। तो आपको इसमें कितनी सिग्मा बॉन्ड नजर आ रही हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रही हैं, मानते हैं इस बात को। तो इस मीथेन को मैं 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ, मतलब सेकंड के साथ मैच कर देता हूं। उसके बाद इथेन दिया है, इथेन का स्ट्रक्चर बना लो। कितना हो जाएगा? 3 3 6 और 1 7। तो इस इथेन को मैं 7 के साथ मैच कर देता हूं। इथीन कितना हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड? 2 2 4 और एक बीच में 5। तो 5 सिग्मा बॉन्ड के साथ इसको हम मैच कर देंगे। और फाइनली इथाइन, इथाइन में हमारे पास क्या होगा? तो इथाइन का स्ट्रक्चर देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर H, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां और एक सिग्मा यहां पर होगा, 3 होगी। तो यहां पर हमारे पास ये मैच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? A का हमारे पास है सेकेंड, तो ये तो पहले काट दो, फर्स्ट और थर्ड। A का सेकेंड है, B का हमारे पास है फोर्थ, B का हमारे पास है फोर्थ, तो ये भी कट गया। तो आंसर आ जाएगा ये। और इसको और मैच करते हैं, C का हमारे पास है थर्ड, C का थर्ड, बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर से रिलेटेड जानकारी पूरा था, बहुत बेसिक सवाल आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये था हमारा 26th क्वेश्चन से 30th क्वेश्चन तक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।